वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरे टाइम आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, पर लेकिन जब आउटपुट निकल कर आएगा तो लगेगा यार कुछ किया ही नहीं है सुबह से। तो ये वाली चीज आप लोगों को जब भी लगने लगे, आप लोगों को हमेशा अपने आप को चेक करते रहना है। देखिए होता क्या है, अगर आप लोग डेली जैसे सोने से पहले अपना प्लान बना लेंगे कि सुबह उठ के मुझे ये काम करने हैं, तो आप लोग उसको चेक करते रहिएगा कि हाँ क्या ये काम जो मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं वो हम लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक ही काम पर अटके पड़े हैं, तो इसका मतलब आप लोगों का एनालिसिस पैरालिसिस हो गया, उसी में लगे हुए आप लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो इसीलिए आप लोगों के पास में एक प्लानर होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर चीजों को प्रोडक्टिवली आप लोग आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो बोला यही गया कि डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव, यानी कि आप लोग को बिजी नहीं रहना कि बस पूरे दिन किताब लिए बैठे हैं पर लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस किताब सामने, घर वालों को बड़ी खुशी हो रही है दिल से कि यार बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, पर लेकिन क्या रियलिटी में दिमाग में चीजें जा रही है या फिर दिमाग में कोई राम कहानी चल रही है, कोई मूवी चल रही है, कोई लाइफ में उल्टी सीधी हरकतें हो गई, किसी के साथ में लड़ाई हो गई है, बस वही इशू चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर लाइफ में हो रही है तो इनसे आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जब अपने आप को एक डिफाइंड टाइम में लेकर बैठोगे कि इतने टाइम में ये चीजें खत्म करनी है, तो आप लोगों के अंदर की प्रोडक्टिविटी एक नेक्स्ट ही लेवल की निकल कर आएगी। तो हमेशा अपने आप को एक टाइम फ्रेमवर्क में डिफाइन करके बैठो कि यार आज ना इतने टाइम में ना ये चैप्टर मुझे खत्म कर डालने, तो इससे आप लोग आराम से चीजों को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। और अगर ये लगेगा पूरा दिन तो पढ़ाई कर लेंगे, फिर तो हो लिया भाई साहब, आज तक नहीं हुआ किसी का, ऐसे ही दिन निकल जाएगा जैसे गधे के सर पे से सींग गए, यानी कि पता ही नहीं चलेगा दिन कहां पर चला गया। तो इसलिए हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव अगर आप लोगों को रखना है तो अपने आप को एक टाइम में डिफाइन कर दीजिए और फिर देखिए आप लोगों की प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी कि इस टाइम तक ये काम खत्म करना है तो करना है, फिर देखो क्या मजा आता है जिंदगी को जीने में। ठीक है, काफी शानदार डिस्कशन रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये जो डिस्कशन है इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये है टेलीग्राम चैनल जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ लगभग 13,500 के वो 1,37,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो। ठीक है, यानी कि 1,37,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी, जो इंपोर्टेंट डेज वाली थी, वो भी इंपोर्टेंट डे वाली वीडियो भी आप लोगों की आ गई थी। और जो बच्चे पूछ रहे हैं सर वो कंबाइन पीडीएफ कहां पर है, तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड तो करा दी थी। देखिए कंबाइन पीडीएफ है आप लोगों के सामने, नैनो की और हिंदू की कंप्लीट। ठीक है, तो ये पूरी आप लोगों की अगस्त महीने की है, तो इसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। और आप लोगों को मैंने वो जो आप लोगों को बोला था ना कि एक मैगजीन तैयार की गई बच्चे के द्वारा, वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, तो उसको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोगों को जाना है तो यहाँ से आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर एनालिसिस भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पर रेगुलर आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है 2 टेलीग्राम ग्रुप। और हाँ फिर से बता दूं, ओनली 2 टेलीग्राम ग्रुप में ऑपरेट कर रहा हूं, इसके अलावा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में ऑपरेट नहीं कर रहा हूं। और एसएलवी के नाम से दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, तो अगर किसी को आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फालतू के चक्कर में पड़ना चाहिए। जितनी चीजें आप लोगों को चाहिए, आंसर राइटिंग दे दी है, पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है, गाइडेंस वीडियो मिल रही है, तो क्यों फालतू में दूसरी चीजों के चक्कर में पड़ना है। ठीक है, तो जो भी फालतू के जो इस तरह के ग्रुप होते हैं, आप लोग की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप लोग की जो साथ में कुछ गलत काम होता है फिर बोलते हो ये क्या हो गया, तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनो, इन सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार डिस्कशन आज के रहने वाला है, पर लेकिन उससे पहले एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहाँ पर कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो कि ओपन, याद रखिएगा ढंग से, जो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी, यानी कि जो भूमध्य सागर है उसमें कौन सी कंट्री जो है वो उसमें नहीं खुलती है, यानी कि उसमें ओपन नहीं होती है, यानी कि उसके साथ में कनेक्ट नहीं है। और ये एग्जाम में पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर इजराइल। तो आप लोग जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा, वीडियो के एंड में तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा। बाकी काफी कुछ शानदार आज के इस डिस्कशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब कहने का ये कि मजा आ जाएगा अगर रेगुलर प्रॉपर वे में आप लोग इस डिस्कशन को सुनोगे तो। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जो ये वाला आर्टिकल है अभी अफगानिस्तान के मुद्दे के बारे में बात करें, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो पंसीर वैली है यहाँ पर, ये आखिर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, आखिर क्यों इसके बारे में इतना बात करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नीफा वायरस जो है काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहा है, एक साइड में कोविड-19, एक साइड में नीफा, तो यानी कि एक साइड में कुआ दूसरी साइड में खाई, चाहे तो जाए कहां, उसके बारे में बात करेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो चाहती नहीं है कोई मार्केट में दूसरा निकल कर आए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में कि कंडीशन खराब हो रखी है, कैसे उसको सुधारना है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
तो यही सारी चीजें भैया, बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सब चीजें। यहां पर रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। रिजर्वेशन का आप लोगों का एक आर्टिकल पहले ही बचा हुआ है, इन दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर मैं रिजर्वेशन का आर्टिकल हो सकता है संडे में या फिर सैटरडे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये याद रखना, रिजर्वेशन का आर्टिकल संडे या फिर सैटरडे में हम लोग कवर कर लेंगे। फिर से यहां पर जो नेशनल जो मोनेटाइजेशन प्लान है उसके बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा ताकि माइंड में कंफ्यूजन न हो। ट्रिब्यूनल के बारे में शानदार आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहां पर, हालांकि यहां पर एक एंगल बताया गया पर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये डेटा पॉइंट है एजुकेशन के बारे में, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, तो आप लोग देखेंगे यहां पर काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है, कहां से निकल कर आता है, क्या चीजें है, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बेसिक आप लोगों को प्रीलिम्स, इसी के साथ में मेंस और इंटरव्यू तक के सारे जो क्वेश्चन आप लोग अगर ट्रिब्यूनल से आएंगे सारे इससे बन जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस तरीके से ट्रिब्यूनल में कवर करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी भी यहां पर रिसेंटली अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा, यहां पर ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप लोग क्या बोलते हैं, एनजीटी बोलते हैं। तो एनजीटी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोला भी गया कि एनजीटी जो है वो सेट किया गया था कब, 2010 में। बोला गया यहां पर कि किस लिए, यहां पर बेसिकली एक तरीके से पर्पज क्या रहता है, ठीक है, ताकि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस आते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी केस आते हैं, पानी जो है वो खराब किया जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड एनजीटी यहां पर काम करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी। तीसरा बोला गया था कि यहां पर इट इज बाउंड बाय द ये प्रोसीजर जो कि हमारी कंट्री में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसके हिसाब से। और यहां पर नेक्स्ट है कि ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो आंसर क्या था यहां पर, इसका आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था ना, इसको आंसर बताइए चलिए, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था नोट, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को बोले कि यार ये तो बता दो कि ये ट्रिब्यूनल में और कोर्ट में डिफरेंस क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे तो उसके बारे में समझिएगा ट्रिब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो यहां पर ट्रिब्यूनल के मीनिंग को डिस्क्राइब किया गया। इसके पहले आप लोग एक बार ट्रिब्यूनल को समझिए, पहले मैं पूरा बता देता हूं, फिर डिफरेंस समझने में आप लोग को मजा आएगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ट्रिब्यूनल है क्या। ट्रिब्यूनल क्या है, बेसिकली एक शब्द से निकाल कर आया जिसको ट्रिब्यून बोलते हैं। और यहां पर ये जो शब्द है इसमें बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है, बोलते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। तो यानी कि यहां पर एक तरीके से जो रोमन रिपब्लिक हुआ करते थे वहां पर एक तरीके से होता क्या था कि एक ट्रिब्यूनल नाम की एक चीज बनाई गई ताकि जो रोमन के अंदर जो भी मोनार्की है उनसे बेसिकली एक तरीके से जो ऑफिशियल है उसके उनसे लोगों को बचाया जा सके। यानी कि मान लीजिए आप लोग राजा हैं, आपके नीचे प्रजा है, आप लोगों के जो आप लोगों के जो बेसिकली जो ऑफिशियल है वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों की प्रजा को परेशान कर रहे हैं, तो उसको रोकने का काम करेंगे ट्रिब्यूनल। तो इसके चलते यहां पर प्रोटेक्ट करने का काम किया गया सिटीजन को, और ये काम किया गया बेसिकली किस तरीके चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई भी यहां पर इस तरीके से दिक्कत निकल कर आती है तो ट्रिब्यूनल जो है वो जनरली आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर इंसान को ऑथोरिटी दे दी कि यार तुम ये बेसिकली लड़ाई चल रही है इसको सुलझा दो, तो ट्रिब्यूनल हो गया एक तरीके से। वहां पर कोई ऐसा तो रहता नहीं कि वकील आएगा, जज रहेगा, ऑर्डर करेगा, एक कटघरे में तुम होगे, एक कटघरे में दुश्मन होगा, उनके बीच में वो सारी चीजें नहीं होती यहां पर, ठीक है। यहां पर नॉर्मल तरीके से नहीं भाईचारे में बैठकर मैटर को निपटा लिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर इसका नाम बेसिकली ट्रिब्यूनल दे दिया कि हाँ यार एक तरीके से एक्स्ट्रा ऐसा सिस्टम जो कि कोर्ट को जो बर्डन है उसको कम करने का काम करेगा, उसका नाम ट्रिब्यूनल रख दिया। यहां से ट्रिब्यूनल जो है एक तरीके से क्वाजाई जुडिशियल है। अब आप लोगों के मन में आ गया ये क्वाजाई जुडिशियल क्या हो गया, तो सब बड़ा अटपटा सा लग रहा है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वाजाई जुडिशियल ही होता है, मान लीजिए आज की डेट में मैं काम कर रहा हूं टीचिंग का, ठीक है, पर लेकिन मेरी जगह आकर कोई और बंदा यहां पर पढ़ाने लग जाए, वो टीचर नहीं है, ठीक है, एक तरीके से वो किसी और प्रोफेशन से आता है, मान लीजिए इंजीनियर है, वो पढ़ाने बैठ गया यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके पास में अगर देखा जाए तो ऑथोरिटी तो नहीं है, एक तरीके से वो काम कर तो नहीं रहा है, पर फिर भी वो ठीक ठाक पढ़ा ले रहा है बंदा, ठीक है। तो क्या हो गया एक तरीके से, इसी तरीके से कोई जज तो नहीं है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है, पर लेकिन जज की तरीके से काम करने लगे अगर वो, कि हाँ अपने आप को दिखाने लगे कि मैं जज की तरीके से काम कर रहा हूं और उसी के तरीके डिसीजन देने लगे, तो ये क्वाजाई जुडिशियल हो गई। यानी कि एक तरीके से जुडिशली जो जुडिशरी जो करती है वो वाले काम भी ये करने लगा, पर लेकिन इसके पास में बेसिकली ऑफिशियली अगर देखा जाए प्रॉपर वे में तो उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव था या फिर एग्जीक्यूटिव था, पर लेकिन वो कोर्ट का भी काम करने लगा, तो इसको बोलते हैं क्वाजाई, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो किन किन मैटर पर ये काम करते हैं, एक तो यार देखो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है, आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि क्वेश्चन पेपर चोरी हो गया स्टेट पीसीएस के अंदर या फिर कोई दूसरा, तो तुरंत ट्रिब्यूनल के बाद में चली जाती है, ठीक है। तो वहां से फिर चीजें निकल कर आती है, आप लोग कैट के पास में बात, सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास में कैट के पास में बात चलेगी। टैक्स रिलेटेड मैटर हो गया, टैक्स से रिलेटेड कोई लड़ाई चल रही है तो उसको देखेगा यहाँ पर,
तो एक तरीके से कई सारे जो ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, अगर दो यहां पर कॉन्टेस्टिंग पार्टी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं, तो उसको किस तरीके से डिसीजन लेना है, तो उसके बारे में यहां पर ये बेसिकली ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जाती है। तो ट्रिब्यूनल नॉर्मली बनाया किस लिए गया वो मैंने आप लोगों को बताया। अभी यहां पर क्यों ट्रिब्यूनल की नीड हो रही है, तो यहां पर डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, इसी के साथ में अदर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ताकि कोर्ट के ऊपर बर्डन कम किया जा सके। यानी कि मान लीजिए आज की डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसने इसको समझिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप लोग आर्मी के अंदर में है, आर्मी के अंदर में आप लोग, लेकिन आप लोगों को क्या गया, छुट्टी पर भेज दिया गया, छुट्टी पर भेज दिया गया, छुट्टी थी आप लोगों की 2 महीने की, आप लोग वहां से वापस आ रहे हैं 4 महीने बाद, यानी कि 2 महीने एक्स्ट्रा काट कर आ रहे हैं। अब अगर आप लोगों का ये केस है, अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो वहां पर लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहेगा कि इसने अपनी जो ड्यूटी है उसको फॉलो नहीं किया इस तरीके से, तो ये इस तरीके के केस अगर कोर्ट में जाने लगेंगे तो कोर्ट का तो बंटाधार हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस तरीके के जो कोर्ट है वो ट्रिब्यूनल के पास भेज जाते हैं ताकि कोर्ट के ऊपर बर्डन न पड़े। कल को पता चला पता नहीं कितने लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से सारे कोर्ट में थोड़ी ना जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग तरीके से यहां पर इस तरीके से ट्रिब्यूनल बना दिया था ताकि कोर्ट के ऊपर कोई दिक्कत न पड़े, तो रिड्यूस करेगा वर्कलोड कोर्ट के ऊपर। इसी के साथ में डिसीजन जल्दी आएगा। ऐसा तो नहीं है कोर्ट में तो क्या होता है, कई बार बाबा आदम के जमाने के केस पड़े हुए, इंसान मर गया पर केस चल रहा है, इस तरीके से दुनिया भर के केस देखने को मिलेंगे। इवन जयललिता जी के ऊपर केस चल रहा था, जयललिता जी चली गई पर लेकिन केस चलता रहा। तो ये सारी चीजें यहां पर, तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोवाइड करता है एक तरीका फोरम जिसमें लॉयर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो मिलकर काम कर लेते हैं। पर लेकिन यहां पर आप लोगों को जैसा मैंने बताया अभी, यहां पर ये जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, वो ये याद रखना, वो एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। और नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, एक तो आप लोग खुद अपने केस में खुद जज नहीं बन सकते, ठीक है, बिना सुने हुए किसी को आप लोग डिसीजन नहीं दे सकते। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट फॉलो करने होते हैं वहां पर, यानी कि एक तरीके से ऐसा लगे कि हाँ जज जैसा काम हो रहा है, पर लेकिन ये भी नहीं बिल्कुल उसी तरीके ताम झाम चल रहा है, कोट पेंट टाई लगाकर बैठ गए वहां का, ठीक है, वो वाली चीजें नहीं है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आर्म फोर्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव विषय, इनसे रिलेटेड केस सुने जाएंगे। ये तो वो बातें हो गई अगर कुछ लिखने के लिए आता है कहीं पर ट्रिब्यूनल के बारे में, या कुछ आप लोग किसी को समझाना है। अब इंपॉर्टेंट बातें जहां से डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर आप लोग क्वेश्चन बन जाएगा, क्या ओरिजिनली हमारे संविधान में ट्रिब्यूनल नाम की कोई चीज थी? बिल्कुल नहीं थी भाई साहब, किसने कह दिया थी? बिल्कुल भी नहीं थी। इसको बाद में लाया गया 1976 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, यानी कि जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा दबाकर पूरा एक संविधान ही चेंज कर डाला पूरा, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये भी याद रखना। यहां पर आर्टिकल 323 ए यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया, आर्टिकल 323 बी यहां पर ये अदर मैटर के लिए। अब आप लोग बोलेंगे यार ये अदर मैटर क्या आ गया? अदर मैटर में बेसिकली टैक्स से रिलेटेड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटर, यहां पर इंडस्ट्रियल या फिर लेबर लॉ से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग, अर्बन प्रॉपर्टी, या इलेक्शन इन द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई चीज आ गई। रेंट इन द टेनेंसी के बारे में बात करें, रेंट और जो नहीं आप लोग कहीं पर मकान लेते हैं और वहां पर कोई इससे रिलेटेड जो दिक्कत है हर चीजें, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी आर्टिकल 323 बी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो है आर्टिकल 323 ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बी में सारी चीजें बच गई, ठीक है, बेकारी लिख लेना कि बी में सारा बेकार बच गया, इस तरीके से नहीं है कि बगार की सारा बेकार का काम बी में आ गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव ए और बी में सारी बेकारी जो बची कुची, इस तरीके से याद रख लेना। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, प्रेशर में आ जाते हो और फिर आप लोग नीति आयोग की डेफिनेशन भी फिर गलत लिख कर आते हो, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से चीजों का आइडिया रहेगा, तो आप लोग इनको याद भी रख पाओगे। अब कुछ और प्यारी प्यारी बातें समझ लेते हैं, आखिर क्या डिफरेंस है यहाँ पर, अगर इनको देखेंगे आप लोग यहाँ पर तो डिफरेंस बताए गए। पहला तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली गई कि जो आर्टिकल 323 ए है वो ओनली पार्लियामेंट के द्वारा ही यूज किया जाएगा, यानी कि स्टेट के हाथ में इसको यूज करने की पावर नहीं है, ठीक है, कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट। तो स्टेटमेंट देकर बोल देगा कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, तो जरा सी देर में आप लोगों की बेसिकली सर में दर्द कर देगा, देर देर में आप लोग बोलेंगे यार ये क्या हो गया, पढ़ा तो पूरा था यार, ये तो हुआ नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 323 बी क्या करेगा, वो बोलेगा पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर काम कर ले। पता चला यहां पर बोल दिया ओनली पार्लियामेंट काम कर सकता है, तो स्टेट को बोल देगा खत्म, तो आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया। तो इस तरीके से तो यहां पर ये है बी है वो दोनों के लिए काम कर सकता है। आप लोग समझिए ना, बेगारी बहुत सारे केस आ गए तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है तो अकेला पार्लियामेंट संभाल लेगा, तो इस तरीके से देख लेना। आर्टिकल 323 ए जो है ओनली वन ट्रिब्यूनल रहता है सेंटर के लिए, यानी कि सेंटर के लिए एक अकेला ट्रिब्यूनल रहेगा, और फिर स्टेट के लिए तो हर एक स्टेट के लिए एक ट्रिब्यूनल बना देंगे, या फिर यहां पर क्या करेंगे, ये दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक कंबाइंड ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। पर लेकिन काम करेगा कौन? काम करेगा पार्लियामेंट, काम करेगा सेंटर, यहां पर स्टेट नहीं काम करेगा, ये याद रखना। तो बोला जा रहा है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो एक तरीके से वहां पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यहां पर एक तरीके से आर्टिकल 323 के बीच में आप लोग एक तरीके से जो हायरार्की ट्रिब्यूनल की क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग कर सकते हैं काम। अगर पूछ लो मैं आप लोगों से ट्रिब्यूनल को रखा कहां पर जाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और जैसे नीचे मेट्रोपोलिटन जो लेवल के कोर्ट हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हो गए, यहां पर आप लोग इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट हो गए, फैमिली कोर्ट हो गए। इसी के साथ में आप लोगों को ट्रिब्यूनल भी रखे हुए मिलेंगे, अलग अलग रीजन से रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आप लोग यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो हमारे संविधान के अंदर किस आर्टिकल से निकल कर आता है, एक तो ये बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह कि जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां से ट्रिब्यूनल निकाल कर लेकर हम लोग आए थे, ठीक है। वो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी उसका नाम आप लोगों को बताना है और कब हुई थी ईयर बताना है। इसी के साथ में आप लोगों को यह भी बताना है कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर की कंट्री है, तो इससे पहले कौन सी दो कंट्री ट्रिब्यूनल बना चुकी है। तो ये आगे क्वेश्चन बन जाएगा, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, तो फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा कुछ और चीजें जान लेते हैं। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में अब डिफरेंस आप लोग देखिएगा। तो ट्रिब्यूनल क्या है, वो एक तरीके से माइनर तरीका, कोर्ट ही तो हो गया छोटा सा, जहां पर मैटर सुलझाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस डिस्प्यूट के आगे तो यह भाई तुम समझा लो। कोर्ट क्या रहता है, कोर्ट एक तरीके से रेफर करता है एक लीगल सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम रहेगा, प्रॉपर कोर्ट रहेगा, और सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों को यहां पर देखते हुए ये नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनल में नॉर्मली आप लोगों को सिविल टाइप के मैटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर ये कोई डिसीजन देता है तो उसको आप लोग अवार्ड बोलते हैं, यानी कि इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। और यहां पर कोई डिसीजन निकल कर आता है तो इसको बोलते हैं जजमेंट, डिक्री, कन्विक्शन या एक्विडल, ठीक है। तो यहां पर ये शब्द यूज किए जाएंगे कि जजमेंट आ गया यार, ठीक है, इसको यहां पर सजा मिल गई, इसको छोड़ दिया गया, वो सारी चीजें ये डील करते हैं स्पेसिफिक केस में। यहां पर तो कुछ भी आ जाओ, खुला मैदान है, जो आएगा केस उसको देखेंगे भाई साहब हम तो। पार्टी कौन रहती है यहां पर ट्रिब्यूनल में, मे बी द पार्टी टू द डिस्प्यूट, ठीक है। तो ए ट्रिब्यूनल में भी ए पार्टी टू द डिस्प्यूट, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल भी पार्टी हो सकती है। कोर्ट आर द, ये एक तरीके से क्या रहेंगे, ये एक तरीके अलग तरीका रहेगा, यानी कोर्ट में यहां पर खुद ही इंसान जो है वो पार्टी बन के बैठ गया, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनल में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपकी या मेरी किसी के साथ में लड़ाई हो जाए, तो मिलकर हम लोग सुलझाने लगे, तो भी ट्रिब्यूनल का सिस्टम ही हो गया ना कि हाँ आपस में मिलकर थोड़ा सुलझा लिया चीजों को। तो यहां पर चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, जुडिशियल मेंबर देखने को मिलेंगे, यहां पर जज पैनल, पूरा प्रॉपर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये कोई भी ऐसा नहीं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, पर लेकिन ये तो पूरा मैटर फॉलो करेंगे भाई साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तो 1908 का यहां पर ये याद रखेगा, जो जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की, ठीक है। तो पूछ ले यहां पर कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब का है, तो है 1908 का, ठीक है। तो ये भी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रख सकते हैं। तो अभी ये तो मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक बना दिया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस भी समझा दिया। अब यहां पर ये आर्टिकल क्या है, इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूं। एक्चुअल में आर्टिकल में बोला क्या है, देखिए आर्टिकल में कुछ ज्यादा बातें नहीं बोली गई हैं। वैसे मैंने आप लोगों को ट्रिब्यूनल वगैरह डिटेल में पढ़ाना था, तो इसलिए मैंने सारी चीजें बता दी। आर्टिकल में बस ये बोला गया कि अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको आप लोग सीआरपीएफ बोलते हैं हमारी कंट्री में, तो सीआरपीएफ के अंदर जो ऑफिसर है ना, वो छुट्टी पर तो जाते हैं मान लीजिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पर लेकिन काट क्या रहे 3 महीने की छुट्टी। तो यहां पर उनसे रिलेटेड कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है जहां पर इनके केस सुने जा सके। अगर नॉन गजेटेड पोस्ट है उनके लिए तो है केस, उनके लिए तो सुना जाएगा फटाफट, उनका सिस्टम, उनका पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाएगा। पर लेकिन ऑफिसर के लिए कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ऑफिसर मजे में आ जा रहे हैं, प्रॉपर छुट्टी काट के आ रहे हैं, और जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा काट के आ रहे हैं। तो यहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो एक्ट है, ये है 1949 का। तो उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो उसमें यहां पर बेसिकली प्रोविजन जो दे रखे हैं, उसको यहां पर अगर टैकल करना है तो आप लोगों के लिए ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा, ताकि फास्ट केस को यहां पर सुना जा सके। उसके लिए कोई प्रॉपर यहां पर सिस्टम अभी स्टेब्लिश नहीं किया गया, तो उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। इसीलिए बोला गया है कि यहां पर ये अगर स्पीडी डिलीवरी आप लोगों को जस्टिस की देनी है और रिड्यूस कम करना है हाई कोर्ट के ऊपर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी अभी, तो आप लोगों को ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए यहां पर बेसिकली इन सब मैटर से रिलेटेड भी। तो इसके बारे में ये बात इसमें बोली गई है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सा केस है यार, फालतू में क्यों दिमाग लगा के खराब करने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। तो बिल्कुल प्यारा सा तो था आर्टिकल, तो समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल काफी प्यारा है, यहां पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। पूछ लेंगे भाई साहब ये पंसीर कहां पर है, तो पंसीर है क्या, पहले तो ये समझिए। पंसीर एक पर्टिकुलर एरिया है अफगानिस्तान के अंदर, ये है पड़ोसी देश हमारा अफगानिस्तान। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये इतना खतरनाक एरिया है, चारों तरफ से यहां पर नदियां और पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। तो अभी यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान ने ये बोला है कि भाई साहब ये पंसीर वाला एरिया भी हमारे कंट्रोल में आ गया है। आज तक कोई भी यहां पर रूल करके चला गया, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे कोई भी आ गया, पंसीर वैली पर कभी नहीं कोई कंट्रोल कर पाया। पर लेकिन अब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। तो ये माना जा रहा है कि तालिबान के कंट्रोल में पूरा एरिया आ चुका है आज की डेट में। तो इसके चलते यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहां पर बेसिकली ये हम लोग समझेंगे पंसीर वैली है कहां पर। तो सबसे पहले तो याद रखना, काबुल में अगर आप लोग जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, हालांकि जाना नहीं चाहिए क्योंकि खैर
वो नहीं कहते खैरियत में रहना है तो दूर रहना है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा काबुल के थोड़ा सा ऊपर। तो काबुल में जाकर फिर वो बोलेंगे कबूल है कबूल है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को पंसीर वैली देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इतना भी नहीं है कि आप लोग छलांग मार लोगे, 150 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये किस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज में है, तो हिंदकुश माउंटेन रेंज में आप लोग को देखने को मिलेगा पंसीर वैली। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो पंसीर कहां पर है, ये हिंदकुश माउंटेन रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये डिवाइड बेसिकली करता है दूसरे एरिया से, यहाँ पर इसको अलग कैसे करते हैं, तो पंसीर रिवर है यहाँ पर, ये पंसीर माउंटेन है नॉर्थ में, इसी के साथ में यहाँ पर ये खुस्तान माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को तीन साइड से इस तरीके की चीजें आप लोगों को घिरी हुई नजर आएगी। हालांकि रिंग बन जाती है यहाँ पर माउंटेन की, बाकी रही सही कसर जो है वो रिवर और यहाँ पर ये वाला माउंटेन कवर कर देते हैं। तो एक तरीके से जो माउंटेन का जो टॉप है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर बाहर से आए यहाँ पर अटैक करना तो उनके लिए एक सपने के बराबर रहता है, ठीक है, कि यहाँ पर अटैक करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं और यहाँ पर कोई भी आकर उनको इंपैक्ट नहीं डाल पाता है, और यहाँ पर इसलिए कोई भी आज तक उनको इंपैक्ट नहीं कर पाया। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि अभी यहाँ पर अफगानिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में कई बार उनके द्वारा ट्राई किया गया, पर वो इसको नहीं अपने कंट्रोल में ले पाए। पंसीर वैली जो है वो काफी नैरो पैसेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि पंसीर रिवर के द्वारा क्रिएट किया था। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है प्रॉपर एंट्री करने का। ये हिंदकुश माउंटेन रेंज के अंदर है, और तालिबान जो है, जब लास्ट टाइम तालिबान जब पावर में आए थे यहाँ पर सिविल वॉर के बाद में कंडीशन खराब हुई थी, तब भी तालिबान जो है वो इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। इसके बाद में सोवियत यूनियन आया, जिसको यूएसएसआर आप बोलते हैं, आज के डेट में रसिया बोल सकते हैं, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो भी नहीं कर पाया। 20 साल तक भाई साहब यूएस से भी नाक रगड़ के चला गया, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया, पर लेकिन तालिबान ने आकर इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर न्यूज में आ गया कि कैसे चीजों को कंट्रोल करना है। तालिबान तो कंट्रोल करते जा रहा है, पर लेकिन आप लोगों को क्या देखना है, तो इसके चलते अभी यहां पर और अच्छे से इसका कंट्रोल बनता हुआ यहां पर जा रहा है। तो कैसे आप लोगों को चीजों को नॉर्मल करना है, वहां पर कैसे चीजें ध्यान से रखनी है, ठीक है। अभी सारे लीडर मिलकर आ रहे हैं कि कैसे कैसे यार दिक्कतें सुधारनी यहां पर। बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो दुरंत लाइन बोलते हैं, तो ये बॉर्डर की जो लाइन है यहां पर इसको दुरंत लाइन बोलते हैं, ये बेसिकली डिवाइड करती है। अभी फिलहाल हम लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान इसको बोल रहे हैं, पर जब पाकिस्तान अपनी कंट्री का पार्ट हुआ करता था तो हमारे और अफगानिस्तान के बीच में थी दुरंत लाइन, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ओके। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कई बार ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, सारी चीजें आप लोग समझदार हो, अच्छी अच्छी बातें आप लोग सारी जानते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आज की डेट में अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में कई सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, ट्विटर हो गया, मतलब दुनिया भर की कंपनियां आज के डेट में, ये वो बड़ी बड़ी बिग टेक्नोलॉजी कंपनियां आज के डेट में हो चुकी है, जो एक देश के अंदर नहीं है, कई सारे देश के अंदर, इसीलिए इसको एमएनसी बोलते हैं। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। तो क्योंकि एक देश के अंदर तो यानी अलग अलग देश के अंदर है, तो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पे आप लोग इनको बोल देते हैं। तो यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, ये तीसरे उसमें आएगा, ठीक है। इसको कई बार मैं ऐसी ऐसी हरकतें करता हूं, ठीक है, तीसरे पेपर के अंदर में आएगा। अभी यहां पर समझ लेते हैं क्या यहां पर ये न्यूज में है। अभी यहां पर न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि अभी यहां पर साउथ कोरिया के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए। तो कुछ स्टेप उठाए गए, वो क्या स्टेप है, साउथ कोरिया के द्वारा यहां पर यह किया गया कि एक नया लेजिस्लेशन पास किया गया, और ये जो नया लॉ पास किया गया इसमें यह बोला गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये कई बार अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है। मोनोपोली कैसे, आप लोगों ने सुना होगा, अंग्रेज मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते थे हमारी कंट्री के साथ में व्यापार और चाइना के साथ में व्यापार पे कई सारी मोनोपोली क्रिएट की गई थी, यानी हम ही बिजनेस करेंगे बस, यानी कि हम ही रहेंगे बस, यानी कि बोलने लगे कि इस एरिया में तो हम ही रहेंगे और कोई नहीं आएगा भाई साहब से, साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है बस हम ही रहेंगे यहाँ, तो वाली हरकतें देखने को मिलती है। तो टेलीकॉम कंपनी जो है उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट लेकर आया गया, उसमें प्रिवेंट करने की कोशिश की गई। अगर कोई यहां पर जिस तरीके गूगल हो गया, एप्पल हो गया, क्या करती हैं, ये अपना खुद का इन स्टोर पेमेंट सिस्टम रखने की कोशिश करती हैं। यानी कि मतलब कहने का ये, कल को अगर यहां पर जैसे कोई ऐप आ गया, जैसे कि उसमें उनका खुद का पेमेंट सिस्टम आ गया, वो बोले कि हमारा ही पेमेंट सिस्टम यूज करना है, बाहर का आप लोग यूज ही नहीं करने देंगे, ना तो यूपीआई यूज करना है, ना पेटीएम यूज करना है, ना आप लोग को दूसरा कोई ऐप यूज करें, गूगल पे वो यूज करना है, बस कोई कंपनी आ गई उसने बोल दिया कि ये मेरा ऐप है, ठीक है, तो यही आप लोग को यूज करना है और इसी का पेमेंट सिस्टम यूज करना है। तो इस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कई बार इस तरीके से अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की, अगर और उसमें चार्ज भी काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो साउथ कोरिया पहली कंट्री हो गई इस तरीके की हरकतों को रोकने वाली। अभी कुछ दिनों पहले, अगर लंबे समय से आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। जैसे आप लोग गूगल में जाएंगे और गूगल में जाकर आप लोग कुछ सर्च करते हैं आज की डेट में, जैसे आप लोग गूगल पर गए, आप लोगों ने सर्च किया स्टडी लवर वीर,
स्टडी लवर वीर सर्च करती है, आप लोगों के सामने यहाँ पर पता चल गया। अच्छा इस नाम से कोई चैनल भी है, ठीक है। आप लोग थोड़ा जाएंगे, अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, हिंदू नैनो मैगजीन वगैरह अपलोड की जाती है। अच्छा फेसबुक पर भी यहाँ पर कोई पेज है, ट्विटर पर भी स्टडी लवर वीर के नाम से कोई पेज है। अच्छा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है तो टेलीग्राम भी है यहाँ पर, बेसिकली ये दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। स्टडी लवर वीर के नाम से ये सारी चीजें आप लोगों के सामने खुलकर आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप लोगों को ज्यादा नहीं जानने, बस एक ओवरव्यू लेना है स्टडी लवर वीर है क्या ये, तो आप लोग जाकर गूगल में सर्च करोगे। उस चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग चैनल पर जाओगे बकायदा क्लिक पर लिंक पर क्लिक करके, वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यहां से ही पता चल गया। बस एक नॉलेज लेनी थी कि यहां पर ठीक है भाई साहब इसका पता चल गया, ठीक है। इस तरीके से हिंदकुश माउंटेन आप लोगों ने सर्च कर लिया, हिंदकुश माउंटेन के बारे में यहां पर आप लोग देखते हैं। अब ये पूरी कहानी सुनाएगी, पहले इसकी सुन लो। in Sanskrit is an 800-kilometer long mountain range in Central and South Asia to the west of the Himalayas that stretches through Afghanistan from its center आ रहा है समझ में क्या बोल रही है? and into Tajikistan. तो ये इसने अपनी कहानी सुना ली, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बेसिकली जैसे आप लोगों ने सर्च किया तो हिंदकुश माउंटेन, तो हिंदकुश माउंटेन के बारे में कईयों ने बता रखा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, बस पढ़ लिया, अच्छा हिंदकुश माउंटेन भैया ऐसी ऐसी है, यहाँ पर ये कुछ बातें हैं, कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, अच्छा यहाँ पर ये हिंदकुश है, इस तरीके से समझ लिया यहाँ पर इसके बारे में। और आप लोगों को ना तो विकिपीडिया पे अंदर जाने की जरूरत पड़ी, यहाँ पर विकिपीडिया पे आप लोगों ने क्लिक ही नहीं किया, बाहर से पढ़कर आप लोग निकल गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आप लोगों ने ना तो विकिपीडिया के बारे में यहाँ पर कुछ किया, ना आप लोगों ने कोई दूसरी वेबसाइट है उस पर जाकर कुछ सर्च किया, आप लोगों ने बस गूगल में सर्च किया और आप लोग आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, मेहनत तो विकिपीडिया ने कर रखी है, डेटा तो सारा विकिपीडिया ने बना रखा है, पर लेकिन सर्च किया गूगल में और आप लोग निकल गए, यानी कि यूज बस गूगल का होया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि पर्टिकुलर इंसान कंटेंट तो कोई और क्रिएट कर रहा है और फायदा कोई और उठा रहा है उसका। तो इसके चलते यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला था कि अगर कुछ भी सर्च कर रहे हो वहां पर, कोई भी उस तरीके से कंटेंट पढ़कर वहां पर जा रहा है, तो उसके लिए उन कंटेंट क्रिएटर को पे करना पड़ेगा आप लोगों। तो ये वाली बातें होगी। तो इसके चलते कई सारी न्यूज़पेपर जो बनाने वाली कंपनी है उनको दिक्कतें होने लगी कि यहाँ पर यार गूगल तो सब कुछ उठाकर ले जा रहे हैं यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री ऐसी बनी, हमारी कंट्री भी इसके बारे में बात की जाने लगी। तो इसके चलते ऐसे ऐसे चेंज लाए जा रहे हैं। यूरोप के अंदर कई सारे लॉ लाए गए यहाँ पर, जिसके चलते जो कंपनी है वो यहाँ पर बैरियर क्रिएट ना कर सके, एक तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करने वाली कंपनी बने, यानी कि कस्टमर के लिए ज्यादा चॉइस बने, यानी कि कस्टमर के सामने बस एक ही कंपनी बैठी है। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें देखने को मिली। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, अभी हमारी कंट्री में भी आज की डेट में ये ऐसे कैसे कि एप्पल के खिलाफ केस चल रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर किसके द्वारा चलाया गया, यहाँ पर केस टुगेदर वी फाइट सोसाइटी, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर एंटी ट्रस्ट चैलेंज लाया गया एप्पल के खिलाफ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि हमारी कंट्री में अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करता है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया निकल कर आ जाता है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि भाई साहब जो भी काम करना है ना मिलजुल कर करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग अपनी दादागिरी दिखाओगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी कंपनी है, उनको भी चलने दो। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से करूं, एक पर्टिकुलर एक्ट था हमारी कंट्री में 2002 में, याद रखिएगा, ठीक है। 2002 में एक एक्ट के थ्रू यहां पर ये बनाया गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कोशिश ये करता है कि कॉम्पिटिशन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जियो आई और मार्केट में छा गई और सबको बर्बाद करके रख दिया, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो उसके चलते यहां पर इनके द्वारा चीजों को स्टार्ट किया गया। तो कॉम्पिटिशन कमीशन इसलिए यहां पर बनाया गया ताकि यहां पर कॉम्पिटिशन बना रहे मार्केट के अंदर में, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ना कि बैठ जाए बस कि यहां बस हम ही रहेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। तो अभी कंपटीशन कमीशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सेम बिल्कुल गूगल के अंदर काम चला था। अगर गूगल पे कुछ सर्च करोगे पता चला गूगल अपने ही प्रोडक्ट दिखा रहा है सबसे पहले, ठीक है, जो उसको बेचने हैं। कुछ कंपनी ने उसके साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया कि हमारे ही प्रोडक्ट दिखाना। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए यार, कोई सर्च कर रहा है तो उसको नेचुरली सारी चीजें सामने आनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन को किल करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनका तो कभी सामने नहीं आएगा प्रोडक्ट, को कैसे बेच पाएंगे। इसी तरीके से जो डेवलपर है एक तरीके से एक तरीके से डेवलपर जो है विदाउट अंडरमाइन द इकोसिस्टम, तो उनको भी सामने लेकर आना चाहिए ना अगर कोई इनोवेशन के थ्रू आगे आ रहा है। पर लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो सारे इनोवेशन किल कर दिए। तो इससे दिक्कत क्या देखने को मिलने लगी, तो ना तो कंपटीशन रहता है, तो एम क्या रहता है इसका, कंपटीशन बना रहे, ठीक है। तो रिड्यूस किया, जैसे कि गेट कीपर मतलब सामने आकर खड़े हो गए गेट में, अब किसी को आने नहीं देंगे। जैसे आप लोग देखिए फेसबुक नाम की एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसने सारी चीजें खरीदना स्टार्ट कर दी। उसको लगा व्हाट्सएप ने उसका धंधा बर्बाद कर दिया, तो उसने व्हाट्सएप खरीद लिया। उसको लगा उसका इंस्टाग्राम उसका धंधा बर्बाद करने वाला था, उसने इंस्टाग्राम खरीद लिया। तो इस तरीके से जो मार्केट में लगे कि हमारा धंधा बर्बाद कर सकते हैं, तुरंत उसको खरीद लो और फिर उसको बर्बाद कर दो। यानी कि एक तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, उनको बस खरीद कर साइड में फेंक देती हैं ताकि बस अब उनके बारे में कोई भी डिसीजन न ले जाए ढंग से और उनकी मेन कंपनी चलती रहे। तो ये एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। जैसे नहीं अभी अगर बात करें, ये भी है, नेटवर्क इफेक्ट भी है। आज के डेट में मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप पर टंगे रहते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये कि उनको ये लगता है कि सिग्नल या टेलीग्राम की ना तो वो हैबिचुअल है, एक बार किसी चीज की आदत बन जाती है ना, हम लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं, भले ही चाहे वो कितना ही बर्बाद क्यों ना कर दे। ऐसे ही आप लोगों ने रिलेशनशिप में देखा होगा, इंसान अगर घुस जाता है तो रोता रहेगा, लड़ता रहेगा, पूरे दिन जाता रहेगा, टाइम बर्बाद करता रहेगा, करियर लाइफ बर्बाद कर लेगा, पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही आप लोगों का प्यार व्हाट्सएप के लिए है।
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सॉरी टेलीग्राम, सिग्नल, ये इससे बेहतरीन ऐप है आज की डेट में अगर बात की जाए, पर हम लोग चिपक गए व्हाट्सएप पर, अगर इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही व्हाट्सएप हमारी कितनी बेइज्जती कर ले, भले ही व्हाट्सएप जो है हमारे साथ में कुछ भी कर ले, होने कि एक दूसरे की बेइज्जती करे, पर रिलेशनशिप में से बाहर निकलना है, बर्बाद हो जाना है, तो वही चीजें देखने को मिलेगी। तो ये नेटवर्क इफेक्ट होता है। इसी के साथ में ब्रांड रॉयल्टी लग जाती है कि हाँ भाई साहब ये ब्रांड का प्रोडक्ट काफी शानदार है, उसके नीचे प्रोडक्ट चाहे कितना भी शानदार क्यों ना आ जाए, बस हाँ भाई साहब ब्रांड का ये लेना है, एप्पल का ही फोन हाथ में होना चाहिए। देखिए कुछ 99% लोग ना एप्पल का फोन इसलिए लेते हैं दिखावे के लिए, बहुत कम लोग ऐसे जिनको रियलिटी में एप्पल के फोन की जरूरत है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर बात की जाए कि बिजनेस वगैरह चल रहा है, एक हाई पोस्ट पर है, उनको एप्पल का फोन होना चाहिए। मैक्सिमम लोग तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे मजबूरी में लेना पड़ जाता है कुछ को कि यार इस जगह जाना पड़ता है, एप्पल का फोन ले रहे दिखाने के लिए। मैंने बताया भी था आप लोगों को, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने बोला कि एप्पल का फोन क्यों ले लिया है, तो कह रहा है कि यार क्या बताऊं, वहां पे एक कंपनी में मतलब कंपनी जहां पे जॉब कर रहा था, कह रहा था कि यार चपड़ासी भी एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं, मेरी तरफ को देखते हैं जब मैं निकालता हूं अपने वाला रेडमी का फोन तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिर कुछ लोगों को जिनको जरूरत है उनको उनके पास वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान जो है खेतों में काम करने जाता है, ठीक है, खेतों में काम करने जाता है, उसकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती है, वहां पर पसीना निकल जाता है, उसको बोलो कि तुम एप्पल की घड़ी बांध लो, उसको एप्पल की घड़ी की जरूरत है क्या? एप्पल की घड़ी की इंसान की जरूरत उसको पड़ेगी जो पूरे दिन बैठकर काम करता रहता है, उसको याद दिलाती रहे घड़ी, भाई साहब उठ जा, थोड़ा सा पानी पी ले, भाई साहब घूम ले थोड़ा सा, उसको बताएगा। उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है कई बार, बैठे बैठे ऑक्सीजन भी उसके अंदर नहीं जा रही है, तो उसके लिए एप्पल की घड़ी होनी चाहिए। उसको आधी बार रात को भी जगह जा रहा है, पता चला प्रोजेक्ट सबमिट करने, रात को 1 घंटा सोया, वो बताएगी सो ले भाई साहब वरना तबियत खराब हो जाएगी। अब जो इंसान खेतों में काम कर रहा है, शाम को पड़ते फट देनी सी नींद आएगी और तुरंत सो जाएगा इंसान, तो उसमें आप लोग क्या देखने को मिलेगा? उसको थोड़े ना एप्पल की घड़ी की जरूरत है, उसको तो वैसे ही हेल्थ है, पानी पीता है, दबाकर खाता है, सोता है, मजे में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है इंसान। पर लेकिन इस तरीके का इंसान जो 24 घंटे इंटरनेट पर बैठा हुआ है, उल्टी सीधी हरकतें चल रही है लाइफ में, उस तरीके के इंसान को चाहिए एप्पल की घड़ी, ठीक है। तो इस तरीके के इंसान के पास में तो समझ में आते इसने घड़ी ले लिया, पर लेकिन सब लिए घूम रहे हैं आज के डेट में, उनको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट होना चाहिए, और नहीं तो एप्पल, नहीं तो रिबॉक, नहीं तो रिबॉक से एप्पल जैसी खरीदना स्टार्ट कर दी लोगों ने, ठीक है। ये अलग भाई, ये गलत चीज नहीं है कि आप लोग उसको ले रहे हो अगर प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि ब्रांड रॉयल्टी, वहां पर आप लोगों को ब्रांड रॉयल्टी के नाम पर प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, रियलिटी में अगर उसकी जरूरत है तो आप लोगों को चीजें खरीदनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, मैंने ये लैपटॉप तब तक नहीं खरीदा एप्पल का जब तक मुझे लगने लगा मेरी आंखें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। मुझे लगने लगा कि यार इतने टाइम उस पर बैठना पड़ता है, अब तो आंखें खराब होने वाली है। और कईयों के तो रिकमेंड किया गया कि उससे जो है कई सारी जो रेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आंखों तक नहीं पहुंचने जाते। हालांकि लेंस चश्मा वगैरह भी यूज किया है, पर लेकिन उसके चलते लगा कि ये होना चाहिए। बैटरी बैकअप काफी शानदार आ गया, ठीक है, तो इसके चलते देखने को मिलेगी। दूसरा आप लोगों ने देखा कई सारे यूट्यूब अकाउंट जो है वो एक तरीके से आज के डेट में ना उनको कई सारे जो उनको हैक कर लिया गया, तो उसके चलते सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। तो इस तरीके के लोग अगर उन चीजों को खरीद रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है वो, ठीक है, जैसे इस तरीके से देखे। पर लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से वो सारी चीजें मैंने बताया तो उसमें तो फालतू का पैसा बर्बाद करना है। इस तरीके से अच्छी कहीं चीजें इस तरीके से यूज करो जहां पर और अच्छे से पैसे को लगा सको। कई बार मम्मी पापा से लड़ते रहते हैं एप्पल का फोन दिला दो हमको, तो ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रांड के नाम पर पीछे चीजों को मत भागो। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रांड अगर बन जाता है तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं अपनी ब्रांड की एक तरीके से इमेज बचाए रखने के लिए, वो एक अलग बात है। पर लेकिन रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। मार्केट में जा रहे हैं कुछ भी खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बस मार्केट में चले गए, विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं और कुछ नहीं करना है, तो ये टाइम वेस्ट हो गया। इसका मतलब घर से विल हो भाई साहब, टाइम इतना पड़ा हुआ है आप लोगों के पास में, टाइम को इंपॉर्टेंस दो, वो वाली चीज हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासकर अगर आप लोग किसी एक सीरियस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, और अगर एग्जाम की तैयारी हो चुकी है फिर करो फुल मौज मस्ती, जो भी आप लोग करनी है, जहां आप लोग घूमना है, जो भी आप लोग खरीदना है, माँ बाप के पैसों से रिक्वायरमेंट की चीजें खरीदो, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कई बार क्या की जाता है यहाँ पर, एक तरीके से अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें यहाँ पर, तो एक तरीके से चीजों को यानी कि कोई प्रोडक्ट आ गया बिग टैंक कंपनी, तो क्या करती है उसमें अपना कोई पर्टिकुलर सिस्टम निकाल देगी, इसी में आप लोग इसको चला सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए बोल दिया, जैसे बोला कि ये वीडियो अपलोड कर दिए 1 घंटे के बाद डिलीट कर दूंगा, तो इसी को देखना पड़ेगा इसी घंटे के बाद में। तो इस तरीके से कई सारी कंपनी ऐसे भी करती हैं, तो एक तरीके से ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पाता है यूजर को कई बार, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। मान लीजिए यूट्यूब अगर खत्म हो जाए, तो यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म है आज के डेट में मार्केट में, अगर यूट्यूब को ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सके तो नहीं आज के डेट में, अगर पैरेलल में कोई ढंग का देखा जाए। हालांकि फेसबुक भी आज के डेट में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, पर लेकिन वो हरकतें इतनी गंदी गंदी चल रही है उसकी, आप लोगों ने देखा होगा, वो चीजों को ढंग से मतलब अपलोड भी नहीं करने देता है, करना कुछ ढंग से उस पर दिखाता है, मतलब अलग ही माहौल है, ठीक है। हालांकि अमेजन भी आ रहा है आगे आने वाले टाइम में, तो चीजें आ रही हैं, पर लेकिन यूट्यूब जैसा कोई इक्विवेलेंट नहीं है फिलहाल के टाइम पर, तो इसलिए यूट्यूब की दादागिरी चलती है कई जगह यूट्यूब ऐसे दिखाता है कि बस मैं ही में रहूंगा, ठीक है। किसी का भी अकाउंट उठा के डिलीट मार दिया, किसी का मतलब स्ट्राइक आ गई, उसको ये कह रहा है भाई साहब देख तो लो स्ट्राइक सही है गलत है, वो उसको देख ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की मनमानी कर रहे हैं अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्री में आकर। ट्विटर को देख लो अभी जाकर, अपने देश में आकर एक तरीके से मानने के लिए तैयारी नहीं, अपनी अपनी चलाता है कई बार, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें
चीजें देखने को मिलेगी, ये कंपनी जो है कई बार देश से बड़ी हो जाती है, देश के संविधान को, एडमिनिस्ट्रेशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मोनोपोली क्रिएट होने का चक्कर ये हो जाता है बेसिकली। तो ये क्रिएट होने से बचना चाहिए। तो कंसर्न क्या हो जाते हैं, अनफेयर कंपटीशन, वो किसी को आने नहीं देते हैं आगे, अपना पकड़कर बैठ जाते हैं, यहाँ खुंटा गाड़ दिया हम लोगों ने और हम रहेंगे यहाँ पर। तो एंटी कॉम्पिटिशन जो बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइवेसी कंसर्न, अभी व्हाट्सएप ने साफ साफ बोल दिया भाई साहब आपका डेटा व्हाट्सएप से उठाऊंगा और फेसबुक पर यूज करूंगा, कर लो क्या करना है, या तो रख लो या फिर इसको डिलीट कर दो। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। रेगुलेशन जो है देखिए, ये टेक कंपनी होते हैं, इनमें इनोवेशन आते रहते हैं जल्दी जल्दी, आज ये था कल को ये आ गया, तो उसके चलते इनको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो रूरल रेगुलेशन बनाना भी इतना ज्यादा मुश्किल रहता है, तो वैक्यूम हो जाता है, ये उसका फायदा उठाते हैं। लेबर लॉ से रिलेटेड बात करें या लोकल जो भी चीजें उसको बारे में बात करें, लोकल टैक्स के बारे में बात करें, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, तो किसी भी चीज को ढंग से फॉलो करते हुए आते ही नहीं है, तो अपनी अपनी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये गंदी हरकतें इनकी देखने को आप लोगों को नॉर्मली मिलती रहती है। तो ये बातें यहाँ पर इसके बारे में की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, लिखने के लिए कुछ आ जाए मोनोपोली और इन सब चीजें से रिलेटेड, तो मुझे तो लगता नहीं अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, होगा या नहीं है, यस या फिर नो। यार फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोग पता नहीं क्यों फीडबैक देते हुए शर्माते हो। जैसे लेक्चर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो क्वेश्चन के आंसर देने में क्या बिगड़ता है, आप लोग ये बताइए। आप लोगों को गलती लगती है क्वेश्चन के आंसर नहीं देने चाहिए, आंसर दिया करो, उससे आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप लोग चीजों को सोचोगे बैठकर, ये नहीं बस सुने सुने जा रहे हो, तो सोचोगे तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, तो एग्जाम में चीजें याद आएंगी आसानी से। तो ये बेसिकली मेरा पर्पज रहता है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद में आप लोग फीडबैक वैसे भी दिया करो कि वीडियो को डिसलाइक कर दिया करो, पसंद नहीं आई तो। अगर 40,000 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 35,000 लोग डिसलाइक करो ना, अगर 5,000 लोग लाइक कर रहे हैं तो उसको डिसलाइक क्यों नहीं करते आप लोग वीडियो को, अगर पसंद नहीं आ रही है तो यार फीडबैक तो दिया करो। कमेंट में पूछता हूं, मैंने कहा बताओ भैया कैसी लगी वीडियो, तो उसमें भी आप लोग शर्माते हो, मतलब एक तरीके से फीडबैक देने में। तो यार ये मेरी मेहनत है, उसका फीडबैक मैं आप लोगों से मांग रहा हूं कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो इसमें 1 मिनट लगेगी, डेली अलग वीडियो आती है तो अलग फीडबैक देने में कोई दिक्कत तो जा नहीं रही है, तो मुझे पता चलता रहता है। आप लोग सोचे कि 4-5 घंटे की मेहनत को अगर 1 मिनट में आप लोगों को फीडबैक देना तो कोई गलत बात है उसमें। तो आप लोग पता नहीं क्यों शर्माते रहते हो, चलो जो भी है ध्यान रखो अपना, शर्माओ मत ज्यादा, ठीक है, वरना इंटरव्यू भी शर्माओगे फिर जाकर। अगर बात करें यहाँ पर निफा वायरस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अभी न्यूज में आ गया क्या हुआ है, रीजन है केरला के अंदर यार केस निकल कर आया, एक बच्चा उसकी डेथ हो गई, उसके चलते कई सारे लोगों के साथ में जो जिसके कनेक्ट था उनको आइडेंटिफाई किया गया, 11-12 लोग और इन्फेक्टेड पाए गए, तो इसके चलते निफा वायरस काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई आप लोगों से डायरेक्ट कि निफा वायरस जो है उसके बारे में ये बताओ कहां से निकल कर आया सबसे पहले, तो 1998 में मलेशिया से निकल कर आया। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो फ्रूट बैट है, यानी कि जो फल खाने वाला चमगद्दड़ है उसको बोल सकते हो, वो नेचुरल होस्ट है जो निफा वायरस का। अब नेचुरल होस्ट क्या होता है यार, ये नेचुरल होस्ट ये होता है कि इसके अंदर नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को बोले कि ये इंसान जो है ये भाई साहब मेहनती है, नेचुरली इसके खून में मेहनत भरी पड़ी है, ये मेहनत करेगा ही करेगा, इसके फ्री बैठे नहीं जाते हैं। ये चीजें मैं नॉर्मली आप लोगों को अगर देखा जाए, आप लोगों ने पेरेंट्स देखे होंगे, ठीक है, उनको बेसिकली शांति में बैठना पसंद है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को बोले तो आप लोग अरे यार पापा, अरे मम्मी यार ये काम भी मुझे करना, आप ही कर लो, ठीक है, वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिले। जबकि वो आप लोगों को इतने एक्टिव नजर आएंगे, इस एज में भी वो सारे काम फटाफट भागते हुए करते हुए नजर आते हैं, तो ये देखने को मिलता है। तो नेचुरली उनके अंदर वो चीज आ चुकी है, उनकी आदत पड़ चुकी है उस काम को करते करते, ठीक है। सुबह को उठ जाएंगे, जैसे मम्मी मान लीजिए दूध निकाल के लेके आना है सुबह, गांव में जैसे कि गाय भैंस का दूध निकाल के लेके आता है, सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरली उनकी बॉडी उस तरीके से हो चुकी है कि उस चीज को एक तरीके से पैटर्न में ला चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए देखने को मिलेगा। तो नेचुरली है वो, तो फ्रूट बैट के अंदर नेचुरली है, इसके अंदर कोई इसको जरूरत नहीं है कि कुछ और आएगा इसके अंदर वायरस घुसाने, तो ये इसके अंदर नेचुरली एक्टिव रहता है। तो अगर आप लोगों के अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये क्या हो गया, जानवरों से इंसानों में बीमारी फैल गई, इसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जूनोसिस, ठीक है। कोई आप लोगों से पूछने लगे ना कि बीमारी कैसे होती है, तो इसको नॉर्मली जूनोटिक बीमारी आप लोग बोलते हैं, जब इंसानों से जानवरों और इंसानों से इंसानों में फिर आगे फैलनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बारे में बात की जाती है कैसे हम लोग को चीजों को आगे लेकर चलना है। अगर कोई ऐसी जूनोटिक बीमारी निकल कर आ रही है तो उसी के ऊपर काम करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। तो अभी यहां पर अगर बात करें तो केरला के अंदर कई सारे केस निकल कर आ गए, और इसी का भाई है हिंड्रा वायरस, याद रखना, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखते हैं, HENDRA। तो हिंड्रा जो वायरस है यहाँ पर, ये भी सी का भाई है, वो भी सी के साथ में आप लोग को मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि बेसिकली ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे नहीं जो आप लोग घर में कुत्ता बिल्ली ये घोड़े या फिर बकरी वगैरह, उनसे भी आप लोगों को इंसानों में फैलती हुई नजर आएगी। जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, उनसे नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर, मैंने बताया अभी यहाँ पर फ्रूट बैट और यहाँ पर फ्लाइंग फोक्स के नाम से भी नॉर्मली बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर चीजें देखने को मिलेगी, और ये दोनों के लिए यहाँ पर नेचुरल रिजर्व है बेसिकली, जो बेसिकली निफा और हिंड्रा वायरस के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पर इसका यूरिन मलमूत्र जो इसका हो गया, या फिर सलाइवा वगैरह इसका हो गया, सांस भी अगर जो सांस में से भी अगर छींक नहीं ले रहा है, कुछ उससे कुछ निकल के आ रही है थोड़ी पानी की छींटे, अगर वो भी फ्रूट में पड़ जा रहा है, और आप लोगों ने खाते रहते हैं कि तोते का खाया हुआ फल है भाई साहब बड़ा मिठा है, ठीक है, इसको खाएंगे, तोते का खाया हुआ लाना अमरूद उठा के, ठीक है, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए आज के डेट में। पुराने टाइम थे, आज के डेट में इन चीजों से सुधर जाओ, क्योंकि आज के डेट में अलग ही माहौल चल रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या पहले हुआ, बिल्कुल वेस्ट बंगाल में होता भाई साहब,
2001 में। तो इसका मतलब बाद में भी हुआ, कहां पे, हाँ बाद में भी हुआ वेस्ट बंगाल में आगे चलकर। क्या और भी कहीं जाकर देखने को मिला? जी हाँ, यहां पर वेस्ट बंगाल में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, कोझिकोड केरला में हो गया, और अभी फिर से केरला में देखने को मिला। 2018 में 18 लोगों की जान चली गई थी केरला के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया गया मलेशिया के अंदर, ये बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें यहां पर जो केस अगर फर्टिलिटी के बारे में, तो अगर किसी को हो जाता है तो 40% लोगों की जान चली जाती है लगभग, यानी कि अगर 10 लोगों को हो गया तो 4 लोग जो है वो लुढ़क जाएंगे, ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है क्या? इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये कि आज की डेट में इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल है ही नहीं है, यानी कि जैसे निफा वायरस की थी वही कंडीशन इसकी है। अगर सर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी मतलब मेंटल डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिले, कोमा में इंसान जाए, कई बार कंफ्यूजन होने लगी, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे कि निफा वायरस के लक्षण है, जाकर चेक करा लो। देखिए आज के डेट में ना कोई भी बीमारी लगे ना, लग रहा है बॉडी में, तुरंत जाकर चेक करा लो, किसी का नहीं पता कौन सा लक्षण किसका है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो पता चला यहां पर इंसान निकल लिया, तो उससे पहले बचाओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना। एग्जाम तो होते रहेंगे, एग्जाम बाद में आएगा, पहले अगर कोई बीमारी हो रही है उसका इलाज करो। प्रिवेंशन जो है वो क्या है? कोई वैक्सीन तो भाई साहब है नहीं, ना तो एनिमल के लिए ना ही ह्यूमन के लिए, किसी के लिए भी, पर हाँ ये है कि सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है, जिस तरीके से आप लोगों को कोरोना वायरस के लिए भी देखने को मिला था जब तक दवाई नहीं आई थी। तो निफा वायरस से बचने का है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सही लग रहा है तो बच लो, नहीं तो भाई साहब भी अपना आप काम कर लेगा जिसको करने आए। तो इस तरीके थोड़ी थोड़ी बातें जिनके बारे में याद आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन कई बार डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पर बात की जा रही है मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर कुछ स्टेप उठाए गए कि रेलवे, टेलीकॉम, रोड ट्रांसपोर्ट और ये स्पोर्ट या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें कि गवर्नमेंट को लगा यार फालतू में हमारे पास में पड़े हुए हैं, इनको हम क्यों ना प्राइवेट को दे दें, उससे पैसा कमा लें और फिर उस पैसे को हम लोग कहीं अच्छी जगह यूज कर लें। तो उनके द्वारा इनको बेसिकली किराए पर देने की कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंटली इनके द्वारा ये बातें बोली गई है। तो मोनेटाइजेशन यहाँ पर प्लान लाया गया, जिसको बोलते हैं एसेट्स फॉर मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो ये एसेट्स फॉर मोनेटाइजेशन चलेगा तो 6 लाख करोड़ रुपए इनके द्वारा बोले जाएंगे, इकट्ठा किए जाएंगे। तो इसको कई सारे लोग ये बोल रहे हैं, देखिए आज की डेट में ये सामान हम लोग बना रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर रेलवे बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, कुछ भी ऐसा सामान बनाया गया तो जनता ने टैक्स की मनी दी, तो जनता ने टैक्स की मनी दी, जब जाकर ये सारा सामान बना। अब यहां पर पता चला रेलवे प्राइवेटाइज के हाथ में आप लोगों ने दी, अब वो क्या करेंगे, वो इतने सस्ता तो इसको चलाएंगे नहीं, किराया बढ़ा देंगे, यानी कि जनता के टैक्स की मनी से बनाया गया सामान आप लोगों ने प्राइवेट के हाथ में दे दिया। अब प्राइवेट वाले इसके ऊपर टैक्स लगाकर और ज्यादा पैसा इसके ऊपर कमाने की कोशिश करेंगे, ये जनता से और ज्यादा पैसा वसूल करेंगे, यानी कि जनता के ऊपर डबल बर्डन। एक तो उनके टैक्स से सामान बना रहे हो, ऊपर से प्राइवेट के हाथ में देकर आप लोग क्या कर रहे हो, तुरंत फिर जनता से ही बढ़ाया हुआ किराया लिया जाएगा। यहाँ पर पता चला इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करें, इनको बर्बाद कर ये निकल लिए। तो कई सारे ऐसे कंसर्न भी है, पर लेकिन ये अच्छी चीजें अगर ढंग से इनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो नेशनल मोनेटाइजेशन का मतलब यही है कि चीजों को प्राइवेट के हाथ में दे देना, पर लेकिन उसको डिसइन्वेस्टमेंट न करना, उसको प्राइवेटाइज न करना, यानी कि ऐसा नहीं कि मालिक तो इसकी गवर्नमेंट ही रहेगी, बस यहां पर कुछ टाइम के लिए इनको दे दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, 4% अगर दे दिए तो 4% का मालिक प्राइवेट हो गया, अगर 50% से ज्यादा चला गया तो इसका मतलब प्राइवेटाइज हो गया, तो डिसीजन भी सारे प्राइवेट वाला लेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें, आगे बात करते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है मुल्ला अखुंद, ठीक है। तो ये तालिबान के इंटरिम हेड बन गए हैं। तो आगे देखो कौन कौन से आते हैं यहाँ पर निकलकर इस तरीके के इंसान जो है, और ये मैक्सिमम जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट देखने को मिलेंगे, जिनको ब्लैक लिस्ट कर रखा है यूएन के द्वारा, ठीक है। और यूएन जो है अभी चीजों को इसलिए कहते हैं यार ना, एक प्रॉपर ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इन चीजों को टैकल कर सके। अब टेक देना सबने घुटने आकर यहाँ पर। चलिए जो भी है, एक बात की जा रही है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एडजर्न कर दी गई हियरिंग जो पेगासस वायरस को लेकर थी। तो पेगासस वायरस क्या है, अगर इसके बारे में कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, एनएसओ कंपनी यहां पर इजराइल की, उसके द्वारा यहां पर ये वायरस बनाया गया। और ये वायरस जो है ओनली किसको देते हैं, ये वायरस ओनली गवर्नमेंट को बेचते हैं, ये भी याद रखना, ये और किसी को नहीं बेचते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट को क्यों बोलते हैं, ताकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। तो अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। पेगासस जो है, अगर व्हाट्सएप पर आप लोगों को एक मिस कॉल भी आ जाए तो आप लोगों के मोबाइल में पेगासस वायरस घुस सकता है। तो इस तरीके से भी यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो अभी बोला जा रहा है कि कई बार मिसयूज किया जाता है इस वायरस का गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहां पर एक तरीके से लोगों को एक तरीके से इनको एक तरीके से ये देखा जाता है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो यहां पर पॉलिटिशियन हो गए, अपोजिशन के लीडर हो गए, जज हो गए, इवन कैग हो गए, हमारे सीबीआई के डायरेक्टर वगैरह, ये सब हो गए। पता नहीं किस किस को अभी यहां पर अपने इस कंट्रोल में इनके द्वारा लिया गया पेगासस वायरस के द्वारा। तो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये कुछ नहीं मानते, आप लोगों के पास में एंड्रॉइड है, आईओएस है, ये सबकी सीमाएं लांघकर उसमें घुस जाता है। घुसने का तरीका काफी आसान है, आप लोगों के पास में लिंक आ सकता है। अब तो लिंक से भी ऊपर काम उठ गया इनका, ये बात की जा रही है। बेसिकली आप लोगों को लिंक की भी जरूरत नहीं है, यहां पर 0 क्लिक वाली बात आ गई है, यानी खुद व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे और आप लोगों का व्हाट्सएप का जो रिकॉर्ड भी डिलीट कर देंगे और ये पता भी नहीं चलेगा आप लोग ऐसा कुछ हो गया है। तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आप लोग ये मैसेज हो गए, व्हाट्सएप कॉल हो गया, मैसेज जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, सारी चीजें इनके कंट्रोल में आ जाएगी। फोन रिकॉर्ड, इवन आप कहीं पर बैठे हुए ना, आप लोग के फोन का माइक भी यहां पर ये बेसिकली ऑन कर सकता है, आप लोग की बातें तक सुन सकता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो कहीं पर बैठे हुए। तो ये कई सारी खतरनाक ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इसके लिए हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन है,
बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, और पर्सनल डेटा ये प्रोटेक्शन बिल है 2019 का। ये है बेसिकली इन चीजों को लेने के लिए, पर लेकिन गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा ये वेपन यूज करते हैं यहाँ पर, तो जिसके चलते कई बार न्यूज में भी रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है अभी कैरिन इंडिया और जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तो कैरिन इंडिया एंड करना चाहती है टैक्स डिस्प्यूट विद इंडिया, ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो यहाँ पर चक्कर क्या है, बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, मान लीजिए मैंने रूल और रेगुलेशन बनाया कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप हो गया और आप लोगों के लिए फेसबुक ग्रुप हो गया, आप लोग वहां पर जाकर क्या करो, आराम से आंसर लिखकर पोस्ट कर लो। पर लेकिन आप लोगों ने, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बदतमीजी काटने लगते हैं, हालांकि वो एसएलवी फैमिली के नहीं होते, बाहर से जो नए आते हैं, उसमें कई बार देखने को मिलेगा वहां पर उल्टे सीधे प्रमोशन करने स्टार्ट कर दिया, लिंक पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर बेसिकली सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। अब वहां पर मुझे लगेगा यार ये तो ऐसा कुछ मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था सब सीधे सीधे बच्चे आएंगे आंसर लिखेंगे वहां पर, अब क्या किया जाए, अब उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर कोई भी यहाँ पर इस तरीके से, मतलब एक तरीके कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो मुझे लगेगा यार जो मैंने चीजें बनाई थी उसमें तो बेसिकली एक तरीके से दिक्कत रह गई, वो तो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है और उसको लगता है उसमें दिक्कत रह गई है, ठीक है, कोई लूप होल रह गया है और उस लूप होल को कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके चलते फिर ये क्या करते हैं, उसमें इसमें चेंज लेकर आते हैं। और चेंज कब लाते हैं, लो तो पास कर दिया, मान लीजिए लो तो पास कर दिया उन्होंने 2010 में, ठीक है, अब उनको पता चला ये सारी की इसके अंदर तो यार लूप होल है 2021 में। अब 2021 में बोलेंगे कि 2010 में जो हम लोगों ने लॉ पास किया था उस टाइम से यहां पर अगर बात करें तो हम लोग कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि यहां पर ये चीजें हम लोग सुधार सकें। अब कंपनी जो आएगी वो तो उस टाइम के लॉ के हिसाब से चलेगी, मान लीजिए वो 2012 में आई तो कंपनी तो उस टाइम का लॉ देख कर आई, अभी उसमें जाकर चेंज कर रहे हैं, पीछे रेट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर टैक्स लगा दे रहे हैं, ज्यादा और हरकतें कर रहे हैं, तो कंपनी को भी दिक्कत होती है कि यार बोला तो गया था ऐसा करेंगे, यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हो गए, तो दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कंपनी भी अपनी जगह सही है, यहाँ पर बात के लिए गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है। गवर्नमेंट ने तो लॉ बनाया था कि ढंग से यूज करो आप लोग, पर लेकिन आप लोग ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, तो अब लोग क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट भी कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगी। अब यहाँ पर कंपनी कहेगी हम तो तुम्हारे लॉ को देखकर यहाँ पर आए थे, अब तुमने उल्टी सीधी हरकतें कर दी तो हम लोगों के ऊपर दिक्कत पड़ गई है। तो दोनों ही तरीके से दिक्कत हो जाती है। और ऐसे नहीं हमारी कंट्री ऐसे एक महान काम करती है, यहाँ पर आप लोगों को यूएसए, यूके, नीदरलैंड, यहाँ पर बेल्जियम, इटली, सारे कई सारी कंट्री भी ऐसी हरकतें करती हुई नजर आती है, ताकि यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करके सही डायरेक्शन दी जा सके। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कश्मीर के बारे में। तो बोला ये जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर अगर आज के डेट में अच्छी जगह हो जाए, प्रॉपर वे में वहां पर शांति रहे, तो यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जम्मू एंड कश्मीर चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं फोटोग्राफी देखने को मिल रही है डल लेक, तो डल लेक याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, काफी खूबसूरत नजारा भी है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली अभी फिलहाल रिसेंटली, काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर जाया करते थे, पर लेकिन जब से यहाँ पर अभी जो चीजें निकल कर आई कोविड-19 और वो सब चीजें आर्टिकल 370 एंड ऑल, इसके चलते यहाँ पर काफी कम टूरिस्ट जा रहे हैं और यहाँ पर लोकल जनता पर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बात की जा रही है क्रॉप के बारे में, खासकर क्रॉप के जो प्राइस है उसके बारे में, खासकर बोला जाता है एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी के ऊपर कमेंट किया गया आरएसएस के द्वारा, तो ये तो कोई नहीं आप लोगों से पूछेगा, इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी मैंने आप लोगों को फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बताया, तो जिस तरीके से फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है यहाँ पर वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सॉरी कॉम्पिटिशन इसको याद रखिएगा, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहाँ पर, और अनाउंस किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में होती है। तो ये तो दोनों के मिलकर द्वारा डिसाइड किया जाता है, पर लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ अभी यहाँ पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है एमएसपी के बारे में। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ही इसको यहाँ पर बात करता है। तो 23 के करीब क्रॉप है हमारी कंट्री में, जिसके चलते आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में बात करें तो ये सारी चीजें बेसिकली शुगर कैन के लिए यहाँ पर बात करें फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, और एमएसपी कई सारी क्रॉप के लिए, तो ये निकलकर आप लोगों के सामने आती है। ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है, 1965 में बेसिकली बनाया गया था, एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंड दे सकती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में बेसिकली सीरियल हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड हो गए, या कमर्शियल क्रॉप हो गई, तो ये सारी क्रॉप है जिसके तहत आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 7 और 7 14 और 5 19 और 4 23। ठीक है, और फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस ये अलग से होता है शुगर कैन के लिए, तो ये याद रखिए गन्ने के लिए बेसिकली आता है, और रंग राजन कमेटी जो थी उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। जिस तरीके से सेंट्रल का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है, इसी तरीके से स्टेट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा स्टेट एडवाइस प्राइस, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये याद रखना, और बाकी मैंने आप लोग को बता दिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात की जा रही है कि और डिले हो सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल बेसिकली हमारी कंट्री में जब केस पुत्ता स्वामी केस आ गया, आर्टिकल 3 से केस पुत्ता स्वामी केस आया 2017 में, बोला यह गया कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दो आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, पार्ट 3 में, तो इसके चलते बीएन श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई, पर लेकिन अब तक भी यहां पर जो कमेटी के द्वारा जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके ऊपर बिल लाया गया था, अब तक भी उसको पास नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पेंडिंग पड़ा है, तो उसी के चलते बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर बात की जा रही है
विद्यांजलि 2.2 पोर्टल के बारे में बेसिकली ये डोनर और वॉलेंटरी दोनों का हेल्प प्रोवाइड कराएगा। एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बात की जा रही है ताकि प्राइवेट वाले भी आकर एजुकेशन को इंप्रूव कर सके। प्राइवेट वाले आएंगे, हाँ उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो ये बातें हैं कुछ जो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिए। देखिए कोशिश क्या रहती है कि किस तरीके चीजों को सुधारना है। दिक्कत आप लोग क्या देखने को मिलती है आज के में देखने को मिलेगी कि एक तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा चलती हैं, जहां पर प्रॉफिट नहीं है इंसान छोड़कर चला जाता है, ठीक है। उसको ये लगता है कि इससे प्रॉफिट कुछ ना कुछ निकलना ही चाहिए। तो कोई भी इस तरीके से नहीं है कि यहां पर कुछ प्रॉफिट नहीं है तो यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट वाले का फंडा आता है, फिर वहां पर इंसान को वहां पर लालच आने लगता है, तो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, अगर एजुकेशन के बारे में आप लोगों से कोई बात करे इसके बारे में याद रखिएगा। एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसके अंदर काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था कि 7th जो आप लोग जाएंगे 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेंटर, स्टेट और जो बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में। तो 1976 में अमेंडमेंट करके इसको एजुकेशन को यहां से निकालकर इसके अंदर डाल दिया कॉन्करेंट के। अब सेंटर और स्टेट जो है दोनों लोग बना सकते हैं, इसलिए हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आई गई, ठीक है। तो इसके चलते कई बार कॉन्ट्रोवर्सी रहती है कि कई बार ऐसे एरिया जिनमें यहां पर सेंटर क्या करता है, अपनी मनमानी चलाता है, स्टेट को बेसिकली टैकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कई सारे आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इसके बारे में, क्वेश्चन अगर बन जाए तो याद रखना। बाकी बात करें यहां पर साउथ वेस्ट जो है बेसिकली मतलब एक तरीके से दक्षिण पश्चिम जो देश के अंदर में कौन सा मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट नहीं करता है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका क्या, ये हो गया बी, जॉर्डन, ठीक है। तो आप लोगों को जॉर्डन थोड़ा दूर देखने को मिलेगा यहां पर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाना चाहूं तो आप लोग देखिएगा 1 मिनट के लिए। ये पर्टिकुलर मैप हो गया, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, ये घर मैप में आप लोग आएंगे तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब देखिए, ठीक है। ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर ये हो गया जॉर्डन। तो जॉर्डन से पहले इजराइल आ गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसके साथ में टच नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी सारी कंट्री इटली, इजिप्ट सब वगैरह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सारी कंट्रियां। बाकी सीरिया भी हो गया, यहाँ पर लेबनान हो गया, इजराइल, ये सारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो बाकी ये कंट्री हो गई, ठीक है। ये रेड सी हो गया यहाँ पर, कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर, ब्लैक सी हो गया। तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ले आते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर? आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं आप लोग। और 10 में से कितना मार्क्स देंगे इस लेक्चर को जरूर बताएगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिविजन के लिए रख लेना। और कल आप लोगों की थीम्स की वीडियो आ गई थी और इंपॉर्टेंट डेज की, जिसमें मैंने आप लोगों के जुलाई और अगस्त के डे डिस्कस किए हैं, तो उसको भी एंजॉय कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।